दोस्तों कहते हैं कि जो जिस्म की आग होती है वो किसी सरहद को, किसी रिश्ते को और किसी जज्बातों को नहीं समझती है। उसे सिर्फ जिस्म की भूख से मतलब होता है। और ये जो जिस्म की आग होती है कई बार एक ऐसा रूप इख्तियार कर लेती है जो कई रिश्तों पर भी भारी पड़ जाता है। आज की एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात से आपका सामना कराने वाले हैं जो इसी साल जनवरी 2025 के स्टार्टिंग में ही घट गई। एक बहू अपने ससुर के कमरे में जाती थी और हर रोज हर रात अपने कमरे में जाकर अपने ससुर के ऊपर जाकर बैठ जाती थी। उसके बाद ये दोनों लोग उस रात में उस घनी अंधेरी के उस कमरे में जमकर शारीरिक संबंध बनाया करते थे। इसके बाद एक रोज होता यूं है कि उस शारीरिक संबंध बनाने के दरमियान एक कत्ल हो जाता है। एक कत्ल होने के बाद वो कत्ल किसका हुआ, क्यों वो कत्ल किया गया, वो 2 सालों से लगातार ये शारीरिक संबंध बहू और ससुर के बीच में बन रहे थे, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और ये पूरा मामला क्या था, इस बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है और इसी कुशीनगर में एक थाना लगता है जिसे जट्टा बाजार थाना कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2 जनवरी 2025 की। दोस्तों ये वो दिन था जब गुरु यादव नाम का एक चौकीदार रात की ड्यूटी करके अपने घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी यानी गीता देवी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं दे रहा होता है, उधर से कोई आवाज नहीं आती है। इसके जवाब में वो अपने घर पर अपनी बहू जिसका नाम गुड़िया था उससे पूछता है तो ये पता चलता है कि दरअसल जो गीता देवी हैं वो किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर बाहर गई हैं, किसी काम से बाहर गई हैं। गुरु यादव इस बात को सोचकर इत्मीनान हो जाते हैं और अपना खाना वाना खाकर आराम करने लगते हैं। दोपहर बीत जाती है, शाम होने लगती है, लेकिन गीता देवी अब तक घर ही नहीं लौटी थी। तो कौन था वो शख्स जो गीता देवी को लेकर बाहर गया था और अब तक गीता देवी उसके साथ घर वापस नहीं लौटी थी। गुरु यादव ने ये सोचा कि दरअसल कोई गांव का ही शख्स होगा जिसके साथ गीता देवी को कोई काम आन पड़ा होगा और वो बाजार गई हैं, शाम तक वो लौट आएंगी। लेकिन जब शाम तक भी गीता देवी का कोई पता नहीं चलता है तो गुरु यादव ने अपने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से और जानने वालों से पूछा कि क्या गीता देवी वहां पर आई हैं, क्या किसी रिश्तेदार के पास गीता देवी की कोई सूचना है। लेकिन गीता देवी की कोई भी सूचना किसी भी रिश्तेदार के पास थी ही नहीं। अब पूरा मामला जब तूल पकड़ने लगता है तो गुरु यादव ये क्या करते हैं कि अपने पास ही के नजदीकी थाने में जाते हैं जहां पर वो ड्यूटी किया करते थे। वहां जाकर वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। थाने पे जाकर जब इस तरीके से इत्तला करते हैं तो थाने वाले भी इस बात को सोचते हैं कि हो सकता है कि शाम का वक्त हो और जाड़े के कारण या फिर कोहरे के कारण वो लोग ना निकले हों, सुबह तक शायद आ जाए। तो इस तरीके से वो समझा बुझाकर गुरु यादव को घर भेज देते हैं। लेकिन जब सुबह तक भी वो गीता देवी घर नहीं पहुंचती हैं और थाने वाले बराबर इस तरीके का मामला सुन रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि इस बारे में एक रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। इसके बाद गुरु यादव की जो बहू थी गुड़िया देवी, वो जब अपने बाथरूम में नहाने के लिए जा रही होती है तो होता यह है कि घर के पास से ही सटा हुआ उनका जो बाथरूम था, उस बाथरूम के ऊपर जो टंकी लगी थी, जो पानी की टंकी थी, वहां से उसे कुछ साड़ी का पल्लू जैसा कपड़ा दिखाई पड़ता है। दरअसल ये वही साड़ी का पल्लू था जो कि उस गीता देवी नाम की महिला ने पहना हुआ था और पिछली रोज उसने इसी साड़ी को पहनकर बाहर जाने की बात की थी। तत्काल बहू शोर मचाना शुरू कर देती है और गुरु यादव जो थे वो अपनी ड्यूटी करके घर पर आए हुए थे तो वो तुरंत अपनी बहू के साथ उस टंकी की तरफ भागते हैं जहां पर वो साड़ी का पल्लू लटका था। टंकी खोलते ही गुरु यादव और उनकी बहू गुड़िया सन्न रह जाते हैं। वो देखते हैं कि दरअसल जो गीता देवी थी वो उसी टंकी में पड़ी हुई थी और उनकी पूरी जो बॉडी थी वो उस टंकी में फूल चुकी थी। डेड बॉडी को देखकर तत्काल पुलिस को इत्तला किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस अपनी तरफ से अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी अब वो एक हत्या के रूप में तब्दील हो चुकी थी और इधर अब पुलिस पूछताछ करने लगती है, पुलिस पूछती है तो ये पता चलता है कि गुरु यादव की जो पत्नी थी गीता देवी वो किसी के साथ बाहर गई थी और वो शाम तक घर नहीं लौटी। इस बारे में गुरु यादव ने पहले ही इत्तला कर दिया था। अब पुलिस ये सोचती है कि अगर किसी व्यक्ति ने गुरु यादव की पत्नी को लेकर बाहर भी गया है तो वो कत्ल भी करेगा तो उनकी बॉडी को ले आकर इस टंकी में क्यों छुपाएगा। और इधर गुरु यादव की जो पत्नी थी गीता देवी वो उस जानने वाले के साथ गई थी और इधर घर में कोई मारपीट या कोई ऐसी कलह क्लेश वाली बात भी नहीं थी। तो आखिर कत्ल की वारदात को अंजाम किसने दिया है। और दूसरा सवाल पुलिस के मन में ये आता है कि अगर किसी ने बाहर ही गीता देवी का कत्ल कर दिया है तो वो लाश को बाहर फेंकता, न कि वो ले आकर इनके घर की इसी की पानी की टंकी में डाल देता। इस तरीके से कई सारे सवाल जो थे पुलिस के और आम लोगों के मन में कौंध रहे थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 5 जनवरी 2025 की।
इसके बाद जब पुलिस उस बॉडी का मेडिकल मुआयना कराती है, पोस्टमार्टम कराती है, तो ये पता चलता है कि दरअसल जो कत्ल किया गया था वो 2 जनवरी को ही कर दिया गया था और बॉडी 5 तारीख को बरामद हुई थी। 3 दिन में ये बॉडी पूरी फूल गई थी और ये बहू और उसके जो ससुर थे, ये लोग उसी टंकी वाले पानी से स्नान कर रहे थे, वॉशरूम जा रहे थे और काफ़ी क्रियाकलापों को, अपने दैनिक कार्यक्रम को उसी पानी से कर रहे थे जिसमें गीता देवी की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद जब पुलिस इस तरीके के उन सवालों को सोच रही होती है, तो ये समझ जाती है कि दरअसल गीता देवी और उसके ससुर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और दाल में कुछ काला है, मामला कुछ और ही है जो बताया नहीं जा रहा है। तत्काल इस मामले में बहू गुड़िया देवी और उसके ससुर गुरु यादव को हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। दोनों को अलग अलग बैठाकर जब शुरुआती तफ्तीश की जाती है तो दोनों के जो बयान थे वो एकदम डिफरेंट थे, एकदम भिन्न थे। पुलिस को शुरुआत में ही शक लग रहा था और इधर जो कई सारे सवाल थे वो भी पुलिस के मन में कौंध रहे थे। तत्काल पुलिस ने जब सख्ती की और अपना प्रेशर जमाया तो पूरी की पूरी जो कहानी थी वो निकल कर सामने आती है। तो दोस्तों, जब पुलिस इन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और अपने अपनी जुर्म को कबूल कर लेते हैं। अब बात आती है कि हत्या का मोटिव क्या था। तो हत्या के मोटिव के बारे में ससुर ये बताता है कि मेरा जो बेटा था वो काम के सिलसिले में बाहर रहता था। शुरुआती नई नई शादी थी और मेरा बेटा जो था कमाई के सिलसिले में बाहर रह रहा था। हम 3 लोग ही घर पर रहते थे। तो जो नई नवेली बहू आई थी उसे जिस्मानी सुख की, जिस्मानी ज़रूरतों की इच्छा होती थी, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकती थी। उसका पति बाहर ही रहता था और कभी कभी ही घर आता था। आए दिन जब बहू इस जवानी की आग में झुलस रही थी और उसे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती थी तो कुछ कर नहीं सकती थी। दोस्तों, इसके बाद होता यूं है कि एक रोज जब गीता देवी के साथ ससुर गुरु यादव सो रहा होता है तो उसके पैरों में बहुत तेजी से दर्द होना शुरू हो जाता है। इधर जब गुरु यादव के पैरों में दर्द होता है तो वो अपनी बहू को आवाज लगाता है। बहू गुड़िया देवी आ जाती है और वो अपने ससुर के पैरों में मालिश करने लगती है। मालिश करते करते गुड़िया देवी का जो हाथ था वो अपने ससुर के 1-2 बार जांघों से होता हुआ उसके प्राइवेट पार्ट पर भी टच कर जाता है। इस चीज से गुरु यादव के मन में उत्तेजना होती है और दोनों वहीं पर बेकाबू हो जाते हैं। इधर जो गुड़िया देवी थी वो भी जवानी की आग में जल रही थी और अपने ससुर को बराबर उकसा रही थी, उसे प्रेरित कर रही थी कि वो उसके साथ कुछ करे, दोनों की जिस्म की जो आग है वो बुझ जाए। और इसके बाद होता यूं है कि दोनों ने उसी रात उस कमरे में जिस्मानी सुख का एक बार आनंद ले लिया। जब इस तरीके से इन दोनों का जब मन भर जाता है, जिस्मानी सुख की भूख मिट जाती है, तो ये भूख मिटने के बाद और ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके बाद जब भी इन दोनों को मौका मिलता था तो ये ससुर गुरु यादव अपनी बहू गुड़िया देवी के साथ जिस्मानी सुख भोगा करता था। इधर जो गुड़िया देवी थी उसे भी अब अपनी जिस्मानी जरूरतों की पूर्ति हो रही थी। इन दोनों की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे करके 1.5-2 साल का वक्त गुजर जाता है। इसके बाद होता यूं है कि अब गुरु यादव का मन नहीं करता था, वो ये सोचता था कि उसकी बहू है, उसी का बेटा है और वो अपनी बहू के साथ इस तरीके से कैसे कर सकता है। अब धीरे धीरे गुरु यादव कन्नी काटने लगता है, लेकिन जो गुड़िया देवी थी उसे शारीरिक सुख की जो भूख थी वो मिलने लगी थी, वो पूर्ति होने लगी थी और अब वो अपने ससुर गुरु यादव के कमरे में बिना बताए ही आ जाया करती थी। और जब भी गुरु यादव सोने की कोशिश करता था तो गुरु यादव की जो बहू गुड़िया थी वो आकर उसके कमरे में जिस्मानी सुख भोगा करती थी, उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाया करती थी और शारीरिक संबंध बनाया करती थी। जबरन शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब गुरु यादव भी बेकाबू हो जाता था और कई बार उसका मन नहीं भी होता था तो भी उसे अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते थे। इन सभी चीज़ों से गुरु यादव चिढ़ गया था, लेकिन फिर भी वो इस काम को कर रहा था और फिर भी अनमने ढंग से तो कभी इच्छा के बल पर वो अपनी बहू के साथ संबंध बनाया करता था। फिर दोस्तों होता यूं है कि एक रोज गीता देवी की अनुपस्थिति में गुरु यादव और उसकी बहू गुड़िया देवी दोनों एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे और लगभग न्यूड थे। तो होता यूं है कि गीता देवी अचानक से कमरे में आ जाती हैं। जैसे ही वो कमरे में आती हैं तो इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वो चीखने चिल्लाने लगती हैं। वही कहती हैं, तुम दोनों कैसी गंदी हरकतें कर रहे हो और मेरे बेटे की अनुपस्थिति में, मेरी अनुपस्थिति में तुम दोनों ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। मैं इस मामले में अपने बेटे को सूचित करूंगी और मैं तुम्हारा भंडा जो है पूरे गांव के सामने फोड़ दूंगी। इस तरीके से वो चीखने चिल्लाने लगती हैं, शोर मचाने लगती हैं, जिसके जवाब में गुड़िया देवी तत्काल उठती है और वो अपनी सास को चुप कराने लगती है, लेकिन सास कहीं चुप नहीं हो रही थी। वो भागने लगती है, बाहर जाने लगती है। इसके जवाब में गुड़िया और उसका जो ससुर था गुरु यादव, ये दोनों मिलते हैं और मिलकर एक जोरदार वस्तु के प्रहार से गुड़िया देवी की जो सास थी गीता देवी उसे अधमरा कर देते हैं। गिर जाती है, गिरकर लहूलुहान हो जाती है। उसके बाद ये दोनों उसके ऊपर दनादन ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे मौत की घाट उतार देते हैं।
अब रात में ही जब इस तरीके से दर्दनाक घटना को ये लोग अंजाम दे देते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी बॉडी को उठाते हैं, उठाकर पानी की टंकी में ले जाकर डाल देते हैं और टंकी बंद कर देते हैं। 2 जनवरी को इन लोगों ने इस तरीके का कांड किया था और अब धीरे-धीरे करके 3, 4, 5 जनवरी 2025 की तारीख आ जाती है और इधर ये लोग उसी पानी से बराबर अपनी दैनिक क्रियाकलापों को कर रहे थे, उसी से वॉशरूम जाते थे, उसी से नहाते-धोते थे और ऊपर टंकी में गीता देवी की बॉडी पड़ी-पड़ी फूल रही थी। और इधर गुरु यादव दैनिक कार्यक्रम को करने के बाद अपनी ड्यूटी पर भी जाया आया करता था और पुलिस को ये बताता है कि मैं तो रात में ड्यूटी पर था, सुबह में तो था नहीं और मेरा इस कत्ल से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस इस तरीके से पूछताछ करती है और हत्या के कई सारे एंगल्स को अपने तरह से तलाशती है, तो ये दोनों उसकी शक्ति के आगे टूट पड़ते हैं और अपने पूरे जुर्म को कबूल कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस इन दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, ये गुरु यादव और उसकी बहू गुड़िया, ये दोनों शातिर खिलाड़ी तो थे नहीं कि एक कत्ल की खौफनाक साजिश को बड़े ही वेल प्लान्ड तरीके से अंजाम देते। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने जब कत्ल करा, तो उस कत्ल करने के बाद उस बॉडी को बिना कुछ सोचे समझे पानी की टंकी में डाल दिया, जिसे 2 दिन 3 दिन के अंदर फूल जाना था और वो फूल भी गई और इस मामले का पूरा पर्दाफाश हो गया। तो दोस्तों, इधर जब पुलिस इस तरीके से इस मामले का खुलासा करती है, तो लोग चौंक जाते हैं और अब बेटा जो है वो सदमे में है, इस मामले में आगे की कार्यवाही कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक खौफनाक घटनाक्रम जो कि 5 जनवरी 2025 को सामने आया और इसका पूरा खुलासा पुलिस ने 1-2 दिनों के भीतर ही कर दिया। तो दोस्तों, अंत में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है वो किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी का भी अपमानित करके उसको डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी डिमोरलाइज करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है वो समाज में जागरूकता फैलाना है, आपको सतर्क करना है कि हमारे आसपास इस तरीके का माहौल भी चल रहा है, जहाँ पर रिश्तों का कोई मूल्य नहीं है और भावनाएँ जो हैं वो कहीं दूर चली गई हैं और जिस्मानी संबंध, जिस्मानी ज़रूरतें आज इंसानियत का सबसे बड़ा मज़हब हो गई हैं। कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपको आज की सच्ची घटना की कवच स्टोरी पसंद आई है, तो देश, दुनिया और जिन की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल सच्ची घटना को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम, आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर पब्लिश करेंगे। एक नई सच्ची घटना, एक नई वीडियो के लिए हमें यानी अनुराग को आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।